नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव की तैयारी हो चुकी है। देश में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होने वाला चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। जहां पर इनकी पहली मीटिंग जो कि पटना में हुई थी उसमें 16 पार्टियां शामिल थीं। वहीं पर जो इनकी मीटिंग जुलाई में हुई थी उसमें 26 पार्टियां शामिल थीं और इस बार इसमें शामिल हैं 28 पार्टियां। इंडिया गठबंधन का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में विपक्षी एकता हमें दिखाई दे रही है। पिछले 3 महीने से जिस तरीके की बातें चल रही हैं उस तरीके की बातों में एक चीज तो दिखाई दे रहा है कि तमाम तरीके की यदाकदा होने के बावजूद विपक्षी पार्टियां अभी भी अपने आप को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस मीटिंग में क्या रिजल्ट आ सकता है और क्या फॉर्मूला तय हो सकता है सीट शेयरिंग का, और क्या कोई संयोजक बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर कोई संयोजक बनता है तो वह कौन होगा। सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। द स्वदेश इसलिए रखा क्योंकि इसमें हम स्वदेशी मुद्दों की चर्चा करेंगे और बात करेंगे उन सभी विषयों पर जो विषय आज के समय में काफी ज्वलंत हैं। और इसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा है इस समय इंडिया गठबंधन। जिस समय पहली मीटिंग हुई थी 23 जून को, उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह आगे चल के गठबंधन का रूप लेगा, और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि यह गठबंधन इतना दिनों तक अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, कि इतने बड़े बड़े पार्टियों के नेता एक साथ मिलेंगे और एक चर्चा के टेबल पर बैठेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि आखिर इंडिया गठबंधन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है क्या। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो बेसिक फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के पीछे जो मेन राय है वो यह है कि भारत से एनडीए की सरकार को हटाना, खासकर प्रधानमंत्री मोदी को इस पद से हटाना, यह उनका मुख्य मुद्दा है। कई बार यह क्वेश्चन उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन किस तरीके से काम कर रहा है। तो 23 जून को हुई इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखना, जो लोकतंत्र इस समय की सरकार खत्म करती जा रही है। यह सारी बातें उठी और बात उठते उठते पहुंची बेंगलोर में, और बेंगलोर में यहाँ पर इसको मिला नया नाम, और यह नाम था INDIA अर्थात इंडिया। इन्होंने अपने आप को एक इंक्लूसिव अलायंस कहा। अगर बात की जाए तो देश की सभी बड़ी पार्टियां इसमें शामिल हैं, जहां पर कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी, ये सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समय इस गठबंधन से आते हैं। तो ऐसे में यह गठबंधन आने वाले चुनावों में सरकार को अच्छी टक्कर तो देगा। इस समय एनडीए के माध्यम से जो सरकार चल रही है, इस सरकार को इस बार वॉक ओवर नहीं मिलेगा, जैसा कि 2019 में सरकार को मिला था। इस बार सब मिलकर एक साथ इस सरकार का मुकाबला करने को तैयार हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा आता है कि आखिर संयोजक कौन बनेगा। देखिए, संयोजक के मुद्दे को लेकर तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले सबसे आगे नाम चला था शरद पवार का, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार जुलाई के महीने में शामिल हो गए बीजेपी में, उसके बाद से शरद पवार और अजीत पवार लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और इस मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर एक तरीके का ट्रस्ट इशू पैदा हो गया शरद पवार को लेकर। ऐसे में शरद पवार को कोई बड़ा पद दिया जाए, इसको लेकर मैं संशय व्यक्त करता हूं, लेकिन यह राजनीति है, इस राजनीति में कुछ भी संभव है। दूसरा नाम आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। जिस तरीके से कांग्रेस को उन्होंने संभाला है, उसकी वजह से यह हम कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक अच्छे कंटेंडर हैं संयोजक पद के लिए। तीसरा नाम जो सामने आता है वह आता है उद्धव ठाकरे का, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे इंडिया को सहेज कर रखेंगे, अर्थात यह गठबंधन उनके लीडरशिप में काफी अच्छे से काम करेगा। देखिए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का नाम तो यहाँ पर चर्चा में नहीं चला, लेकिन कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम प्रपोज किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर संयोजक की बात की जाए तो यह 3 लोग यहाँ पर मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, सोनिया गांधी के चेहरे को भी आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी एक सर्वमान्य चेहरा है इंडिया में। ऐसे में हो सकता है कि सोनिया गांधी को ही ये लोग इंडिया का संयोजक का अध्यक्ष बना दें, और ऐसे में उनकी लीडरशिप में ये सारा चुनाव जो है वह लड़ा जाए। 2004 में जिस तरीके से सोनिया गांधी ने इलेक्शन को लड़ा था और कांग्रेस को, जहां पर कांग्रेस को हर कोई खारिज कर रहा था, 2004 में एनडीए की सरकार को हराकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। ऐसे में सोनिया गांधी के चेहरे को हम नकार नहीं सकते हैं। दूसरा जो मेन मुद्दा यहाँ पर आने वाला है वह मुद्दा आने वाला है कि जो सीट है उसकी शेयरिंग कैसे की जाएगी।
देखिए, सीट की शेयरिंग को लेकर तो अभी कोई ऐसा फॉर्मूला आया नहीं है। कई जगहों पर जो पार्टियां हैं उनके बीच में आपसी झगड़े बहुत ज्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो पंजाब और दिल्ली में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा सामने आ चुका है। वहीं पर आप देखेंगे, अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने कह दिया हम चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में चले तो वहां पे लेफ्ट पार्टियां टीएमसी और कांग्रेस के बीच में झगड़े हमें दिखाई देते हैं। वहीं पर यूपी में भी ये सारी दिक्कतें हमको देखने को मिलेंगी कि आखिर यहाँ पर सीट शेयरिंग किस तरीके से की जाएगी। एक फॉर्मूला जो यहाँ पर बहुत तेज से आगे आ रहा है, वह फॉर्मूला है यहाँ पर रनर फॉर्मूला, अर्थात जो सीटें लोगों ने जीती थी 2019 के चुनाव में, उन पार्टियों को वो सीटें एज इट इज दे दी जाएं, और जो पार्टियां जहां पर सीट हारी हैं और जो पार्टी वहां पे सेकंड नंबर पर है उनको सीट दे दी जाए। ऐसे में हो सकता है कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को अच्छा खासा नुकसान झेलने को मिले। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर आप देखेंगे 2019 के चुनाव में बिहार में उस समय गठबंधन में, खासकर इंडिया गठबंधन था ही नहीं उस समय, एनडीए गठबंधन में उस समय नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे। ऐसे में उनको 39 सीटें मिली थी और उस साल आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें सेकंड रनर फॉर्मूले के आधार पर, तो जेडीयू को मिलेगी 17 सीट और आरजेडी जिनके पास कोई भी सीट नहीं थी उनको मिलेगी यहाँ पर 19 सीटें। तो ऐसे में ये फॉर्मूला दिक्कत पैदा कर सकता है। ऐसे ही चले, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर भी दिक्कतें हमको दिखाई देंगी। यूपी की बात करें तो यहां पर भी दिक्कतें हमको काफी दिखाई देंगी कि 2019 की सिचुएशन जो है एकदम अलग थी। अगर इस गठबंधन के टक्कर की बात करें तो दो ऐसी जगहें हैं, दो ऐसे राज्य हैं जहां पे ये गठबंधन बहुत अच्छे से टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक है महाराष्ट्र और दूसरा है बिहार। जी हाँ, यहाँ पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को एक तरह का मार्जिन भी मिला हुआ है। क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो दो पार्टियां साथ होती हैं उन दो पार्टियों की सरकार बनती है। बिहार में जो ट्रायंगल चलता है उस ट्रायंगल में जो भी दो पार्टी साथ होती है सरकार हमेशा उसी की बनती है। अगर नीतीश कुमार और बीजेपी साथ होंगे तो इनकी सरकार बनेगी, अगर नीतीश कुमार और आरजेडी साथ होंगे तो उनकी सरकार बनेगी, और अगर आरजेडी और बीजेपी कभी साथ आ जाएं तो क्या पता उनकी सरकार बन जाए। ऐसे में बिहार की बातें तो अलग है। देखिए, 450 सीटों को लेकर तो यहाँ पर बहसबाजी चल रही कि 450 सीटों पर हमें किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। अभी यहाँ पर आप जानिए कि उड़ीसा और तेलंगाना को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ पर केसीआर वो शायद शामिल हो जाएं इंडिया गठबंधन में, और हो सकता है कि बीजेडी को भी ये शामिल कर लें। लेकिन अभी इन दोनों पार्टियों ने अपनी बातें यहाँ पर नहीं कही हैं, अर्थात जो बीआरएस है, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, जिसमें बीआरएस है, बीआरएस ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और बीजेडी अभी भी किसी के साथ जाने के मूड में नहीं है। वहीं पर शिरोमणि अकाली दल, जो कि पंजाब की एक पार्टी है, उसको भी इंडिया गठबंधन में लाने की कवायद चल रही है, लेकिन फिलहाल वह पार्टी भी यह कह चुकी है कि हम अभी शामिल नहीं होंगे। और वहीं पर हम बात करें यूपी की, तो यहाँ पर मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि मैं किसी भी गठबंधन का भाग नहीं बनने वाली हूँ। तो ऐसे में मुंबई मीटिंग में क्या रिजल्ट आता है, यह बात तो भविष्य के घर में छुपी हुई है। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मुंबई में जो मीटिंग चल रही है उसका अंतिम रिजल्ट क्या आता है। क्या यह सभी दल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे पहुंचते हैं, क्या संयुक्त दल ये बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। बात करें अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।